स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें से हम सबसे पहला जो आपका चैप्टर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और ऐसे एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं जो एमसीक्यूज एग्जैक्टली आपके एग्जाम में एज इट इज छपने वाले हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड है या इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के, वो सारे के सारे सब्जेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। और आप सभी के पास इस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए हमेशा से आपका जो साथ देते हुए आया है आपके सेमेस्टर का सच्चा साथी, आपका सारथी, वो आपका इंतज़ार कर रहा है हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे। तो जाइए हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आप सारथी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी सेमेस्टर की जितनी भी समस्या है, सारी की सारी समस्या चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी और बड़ा ही आसानी से आप सेमेस्टर एग्जाम देंगे और आप भी 9 CGPA 9.5 CGPA स्कोर करने में कामयाब रहेंगे अगर आप सारे कंटेंट्स को पढ़ के जाते हैं तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स ऑन, यानी जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है वो कब फोर्स में आया था, वो कब लागू हुआ था। हिंदी में वस्तु बेचने का अधिनियम 1930 कब प्रभावी हुआ था। तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, जो वस्तु बेचने का अधिनियम 1930 है, ये प्रभावी हुआ था 1 जुलाई 1930 से, यानी 1 जुलाई 1930 से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 1930। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है, विच लॉ गवर्न्स द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। कौन सा ऐसा लॉ है जो इंडिया में मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल को रेगुलेट करता है। तो वो है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यानी वस्तु बेचने का अधिनियम 1930। इसके माध्यम से भारत में जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी हलियादी संपत्ति होती है, उसकी बिक्री का कानूनी नियंत्रण करने का काम ये अधिनियम करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वो कैसा हो सकता है, यानी विक्रय संबंधी एक समझौता कैसा हो सकता है। ओरल यानी मौखिक हो सकता है, रिटन यानी लिखित हो सकता है, ऑलवेज एक्सप्रेस यानी हमेशा व्यक्त होता है, या फिर आइदर ए और बी। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ाए जाते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ऑफर होता है, जो एक्सेप्टेंस होता है, ये सभी की सभी चीज़ें ओरल भी हो सकती हैं, रिटन भी हो सकती हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इधर ए और बी, ये दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके, इधर ए एंड बी, ये दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द डिलीवरी विद इन द मीनिंग ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट कैन बी। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी की मीनिंग है वो क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी या एक्चुअल डिलीवरी। हिंदी में वस्तु बेचने के अधिनियम के अर्थ में वितरण क्या हो सकता है। तो वितरण प्रतीकात्मक भी हो सकता है, वितरण वास्तविक भी हो सकता है, यानी आपका जो डिलीवरी है वो सिंबॉलिक भी हो सकता है, वो एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकता है। तो उसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, दैट इज इधर ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन एक ही साथ रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा जो डिलीवरी है वो सिंबॉलिक भी हो सकता है, वो एक्चुअल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द टर्म पोजीशन ऑफ गुड्स मीन्स। जो पोजीशन ऑफ गुड्स का टर्म है इसका मतलब क्या है। हिंदी में शब्द वस्तु के स्वामित्व का मतलब क्या है। तो पोजीशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है आप अपने पास गुड्स की कस्टडी रख रहे हैं, आपके पास गुड्स की कस्टडी है, यानी आपके हाथ में गुड्स हैं, आपकी कस्टडी में गुड्स हैं, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ गुड्स, यानी वस्तु का स्वामित्व। पोजीशन का मतलब ओनरशिप नहीं होता है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। पोजीशन का मतलब कभी भी ओनरशिप से कंफ्यूज मत करिएगा। ओनरशिप एक अलग चीज़ है और पोजीशन एक अलग चीज़ है। पोजीशन इज जस्ट अ कस्टडी ऑफ गुड्स एंड ओनरशिप इज द राइट व्हेन यू गेट ऑल द राइट्स एसोसिएटेड विद द गुड्स। ओनरशिप एक ऐसा राइट आपको देता है जिसमें आपको एक गुड्स से संबंधित जितने भी अधिकार आपके पास होने चाहिए वो सारे के सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं। चलिए, लेकिन पोजीशन में आपके पास केवल राइट टू कस्टडी होता है, यानी केवल कस्टडी का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द गुड्स इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मीन्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का मतलब क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्पेसिफिक गुड्स ओनली, असर्टेन गुड्स ओनली, अनअसर्टेन गुड्स ओनली। तो देखिए
अगर हम बात करें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो गुड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी जो बेचने की समझौता की वस्तु होती है, जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है वो गुड्स हो सकता है। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो असर्टेन गुड्स हो, वो स्पेसिफिक गुड्स हो, वो अनअसर्टेन गुड्स हो, किसी भी प्रकार का गुड्स हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द गुड्स विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इज मेड आर नोन एज, यानी वो गुड्स जो अभी प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाने के बाद प्रोड्यूस किए जाएंगे, उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में जो वस्तुएं बेचने वाले द्वारा संरचित होने वाली होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी ऐसे गुड्स अभी जो प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, अभी उनका प्रोडक्शन होना बाकी है, अभी वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, अभी वो प्रोड्यूस होके मिलेंगे आपको, उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? तो अगर इस प्रकार के गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर गुड्स, यानी भावी वस्तुएं, हिंदी में भविष्य की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वेयर मनी इज एक्सचेंज बाय वन पर्सन फॉर मनी विथ अनदर पर्सन द ट्रांजेक्शन इज नोन एज, यानी अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मॉनेटरी एक्सचेंज करता है, पैसे के बदले पैसे का एक्सचेंज करता है, तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो भाई स्पष्ट है, जब इसमें बार बार एक्सचेंज आ रहा है और इसमें एक चीज़ के बदले दो चीज़ दी जा रही है, दूसरी चीज़ दी जा रही है, तो भाई एक्सचेंज है, यानी ये आदान प्रदान है। हिंदी में देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति से कुछ धन के साथ मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है तो यह लेन देन कौन सा होता है? तो यह लेन देन आदान प्रदान का लेन देन होता है, ये ट्रांजेक्शन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अ सेल ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इंक्लूड्स, यानी जो सेल ऑफ गुड्स है उसमें क्या आता है? जस्ट इन रेम या जस्ट इन पर्सोना, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो आपके पास कौन सा राइट आता है? जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो जब भी आप सेल ऑफ गुड्स करते हैं, जब भी आप सामान को बेचते हैं, तो वस्तु की बिक्री अधिनियम 1930 के तहत, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत आपके पास जस्ट इन रेम आता है, आपके पास राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आता है, जिसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जस्ट इन रेम। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वेयर नो प्राइस इज फिक्स्ड बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट द बायर शैल पे द सेलर, यानी जब कोई भी प्राइस फिक्स नहीं किया गया है एक्सप्रेस एग्रीमेंट के द्वारा, यानी जब स्पष्ट समझौते के द्वारा कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, तो खरीदार को विक्रेता को कितना पैसा देना चाहिए, कैसा पैसा देना चाहिए? तो उसको एक उचित मूल्य देना चाहिए, उसको एक रीजनेबल प्राइस पे करना चाहिए सेलर को। कौन पे करेगा? बायर सेलर को एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट में भी, जो स्टिपुलेशन होता है वो कैसा हो सकता है? तो हमने आपको ऑलरेडी बताया, जो भी सारथी के बच्चे होंगे उन सभी को ये पता होगा कि स्टिपुलेशन जो होता है उसके दो काइंड्स होते हैं, एक होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। ये ऑलरेडी आपको लेक्चर में बताया गया था और ये लेक्चर शायद यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। सारथी वाले बच्चों को स्पेसिफिकली ये लेक्चर दिया गया है, तो सारथी वाले बच्चे तो पढ़ ही लिए होंगे। और अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, इस MCQ वाले लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले जो BRF सेकंड की प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अ कंडीशन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ स्टिपुलेशन, यानी जो कंडीशन है वो किस तरह का स्टिपुलेशन होता है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यानी वस्तु बेचने के अधिनियम के तहत कंडीशन किस हिसाब से परिभाषित किया गया है? तो कंडीशन हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि कंडीशन इज द इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी समझौते के लिए प्रमुख उद्देश्य के रूप में अनिवार्य होता है आपका कंडीशन, यानी कंडीशन इज द इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, समझौते के प्रमुख उद्देश्य के लिए अनिवार्य होता है। 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको बताया गया था। जो भी बच्चे सारथी होंगे उनको पता होगा कि जो वारंटी होती है ये इसेंशियल एलिमेंट नहीं होती है टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वारंटी एक कोलेट्रल होती है, एक कोलेट्रल सपोर्ट देती है आपके कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस को, लेकिन जो आपका कंडीशन होता है वो इसेंशियल होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। When the buyer's right of quiet possession of goods is affected by the seller's fault, the buyer can, अगर बायर का कोई राइट है, बायर का एक राइट है कि आप जब गुड्स खरीद लेते हैं तो आपको उसका क्वाइट पोजीशन मिलेगा, यानी हिंदी में जब विक्रेता की चुकती के कारण खरीदार के
सामंजस्यपूर्ण स्वामित्व की हक को प्रभावित किया जाता है तो खरीदार क्या कर सकता है, यानी अगर आपको गुड्स बेच दिए गए हैं और आपके पास ये राइट है कि आप उन गुड्स का क्वाइट पोजीशन ले सकते हैं, शांति से उन गुड्स का कस्टडी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है, अगर आपको सेलर की वजह से कोई डिस्टर्बेंस होती है तो इसके लिए बायर क्या कर सकता है, तो इसके लिए बायर सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह की वारंटी होती है, एक तरह की ये इम्प्यूटेड वारंटी होती है, इम्प्लाइड वारंटी होती है कि अगर आपने सामान बेच दिया है तो सामने वाले इंसान को सारे के सारे राइट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उन राइट्स को थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो बायर आपसे क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए, जो भी उसको क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए वो दावा कर सकता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स, दिस इज एन, यानी बायर के पास क्वाइट पोजीशन होगा गुड्स का। ये क्या है, तो एक इम्प्लाइड वारंटी है, ये एक अनुमानित स्वामित्व के रूप में है, यानी एक इम्प्लाइड वारंटी है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने किसी इंसान को सामान बेच दिया है तो उस इंसान के पास उस सामान की पूरी क्वाइट पोजीशन होगी। आप उस सामान को यूज़ करने से उस सामान को अपने हिसाब से वो यूज़ कर सकता है और उसमें आपका कोई दखलंदाजी नहीं होगा, कोई किसी भी प्रकार का आप डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे फ्रॉम द सेलर साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द जनरल रूल इज दैट द बायर ऑफ गुड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज चॉइस और सिलेक्शन, दिस डॉक्ट्रिन इज, यानी जनरल रूल जो है कि जो बायर होता है जब वो गुड्स खरीदता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो चूज़ करे, वो सेलेक्ट करे अमॉन्ग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अपने जजमेंट के बेसिस पे। ये कौन सा जनरल प्रिंसिपल कहता है, तो दो प्रकार के जनरल प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाए जाते हैं। एक होता है कैविएट एम्पेटर, यानी इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, यानी बायर को सावधान होने दो, और दूसरा होता है कैविएट वेंडेटर, जिसका मतलब होता है लेट द सेलर बीवेयर, यानी सेलर को सावधान होना चाहिए, सेलर को पहले से बीवेयर होना चाहिए। तो कैविएट एम्पेटर जो होता है इसके हिसाब से बायर जब भी गुड्स खरीदने जा रहा है किसी भी दुकान से तो वो अपने चॉइस अपने सिलेक्शंस के हिसाब से गुड्स खरीदेगा और ये पूरा उसका जजमेंट होगा, और इसके लिए कभी भी सेलर को आप लाइबल नहीं कर सकते हैं, सेलर की आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। सामान के खरीदार का सामान का चयन के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है। यह सिद्धांत कौन सा है, तो यह सिद्धांत है कैविएट एम्पेटर का। किसका सिद्धांत है दोस्तों, ये सिद्धांत है कैविएट एम्पेटर का। चलिए 17 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द गुड्स एंड सेटिंग अपार्ट इज कॉल्ड, यानी गुड्स को आइडेंटिफाई करना और उनको अलग करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम असर्टेनमेंट कहते हैं, इस प्रोसेस को हम निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को हम असर्टेनमेंट कहते हैं, निर्धारण कहते हैं, जिस प्रोसेस के माध्यम से हम गुड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अलग करते हैं, उनको छांट देते हैं। आपकी भाषा में हिंदी में लिखा गया है, वस्तुओं की पहचान करके और उनको अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वस्तुओं की पहचान करके उनको अलग करने की प्रक्रिया को हम निर्धारण कहते हैं, असर्टेनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का मतलब क्या होता है, तो नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का मतलब होता है नो मैन कैन पास अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़, यानी कोई आदमी उतना ही टाइटल उतना ही राइट किसी भी गुड्स में ट्रांसफ़र कर सकता है जितना कि उसके पास राइट है पहले से। फॉर एग्जांपल, मैं किसी गुड्स को चुरा के लाया हूँ तो मेरे पास उस गुड्स के रिगार्डिंग कोई राइट नहीं है, तो मैं उस गुड्स को सेल नहीं कर सकता हूँ लीगली, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो राइट है ही नहीं, मेरे पास ओनरशिप का राइट है ही नहीं, तो मैं वो ओनरशिप का राइट ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता हूँ। यानी किसी भी इंसान के पास उतना ही अधिकार ट्रांसफ़र करने का अधिकार होता है जितना उसके पास पहले से उस गुड्स के रेस्पेक्ट में राइट्स हैं, वही राइट्स वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कोई आदमी उस शीर्षक का बेहतर अधिकार नहीं पा सकता जो उसके पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फॉल्ट मीन्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब के हिसाब से फॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से फॉल्ट का मतलब होता है कोई भी आप गलत काम करते हैं, कोई भी आप रॉन्गफुल एक्ट करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से एक फॉल्ट माना जाता है। ध्यान से याद रखिएगा कि कोई भी अगर आप रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो उसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी वस्तु की बिक्री अधिनियम के अनुसार एक दोष माना जाता है, आपका किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य पर दुर्व्यवहार या फिर आपका अक्षमता, आपका डिफ़ॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एन अनपेड सेलर लूजेज हिज राइट ऑफ लीन इन केस ऑफ, यानी जो अनपेड सेलर होता है वो अपना राइट ऑफ लीन कब खो देता है,
ध्यान से, एक अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लीन कब खो देता है, हिंदी में दिया गया है। एक अनुभक्त विक्रेता अपने लीन का अधिकार कब खो देता है, यदि, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर, वस्तुएं खरीदार को डिलीवर की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर और वार फिंगर, यानी वस्तुएं कैरियर या वार फिंगर को डिलीवर होती हैं। ऑप्शन सी है टेंडर ऑफ प्राइस बाय बायर, यानी खरीदार द्वारा मूल्य का प्रस्ताव किया जाता है। मतलब इसमें तीनों ही कंडीशन में अगर आप अनपेड सेलर हैं और ये तीनों ही कंडीशंस फुलफिल हो गए हैं, गुड्स आपने बायर को डिलीवर कर दिए हैं, या फिर गुड्स आपने कैरियर को या वॉर फिंगर को दे दिए हैं, डिलीवर कर दिए हैं, या फिर गुड्स टेंडर ऑफ प्राइस के द्वारा बायर के पास चला गया है, बायर को टेंडर ऑफ प्राइस दिया गया है, एक प्रस्ताव दिया गया है उस गुड्स को खरीदने के लिए, तो उस केस में आपका जो राइट ऑफ लीन होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी अनपेड सेलर का जो राइट ऑफ लीन होता है वो इन सभी कंडीशंस में, इन सभी परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, अनपेड सेलर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं, तो कोई भी कंसेप्ट आपको छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में, सारे के सारे कंसेप्ट बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 21 की बात कर लेते हैं। एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट बाय, यानी जो अनपेड सेलर होता है वो अपना राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज कर सकता है। ध्यान से, एक अनुभक्त विक्रेता यानी एक अनपेड सेलर वस्तुओं की ट्रांजिट में हक जताने का अधिकार का प्रयोग कब कर सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाय गिविंग नोटिस टू कैरियर, बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, बाय नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द बेली हु इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी हिंदी में देखते हैं कैरियर को सूचना देकर, बिल्कुल कैरियर को सूचना देकर भी अनपेड सेलर अपने राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर सकता है। वस्तुओं की वास्तविक डिलीवरी कर, वास्तविक पोजीशन ट्रांसफर करके भी हो सकता है, वास्तविक पोजीशन लेके भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है उसके दावे की सूचना के जिसके पास वस्तुएं हैं, यानी आप अगर बेली को एक नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद आप क्लेम करते हैं गुड्स का पोजीशन लेने के लिए, गुड्स को स्टॉपेज इंश्योर करने के लिए, तो उस केस में भी आपके पास ये राइट होता है। यानी अनपेड सेलर का जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है ये तीनों परिस्थितियों में होता है, ये तीनों कंडीशंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ऑक्शन सेल इज ऑल्सो नोन एज, ऑक्शन सेल किसे कहते हैं, तो ऑक्शन सेल का मतलब होता है पब्लिक सेल, यानी सार्वजनिक बिक्री को ही हम नीलामी बिक्री कहते हैं, क्योंकि सार्वजनिक बिक्री में ऑक्शन सेल में कोई भी इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए हम इसको हम पब्लिक सेल कहते हैं या फिर सार्वजनिक बिक्री कहते हैं। 23 की बात करते हैं। वेयर द सेलर अपॉइंट्स हिज पर्सन टू बिड एट द ऑक्शन सेल विदाउट इन्फॉर्मिंग द बिडर इट इज कॉल्ड, यानी अगर विक्रेता अपने व्यक्ति को नीलामी से बोली लगाने के लिए नहीं बताता है तो इसे क्या कहते हैं। तो अगर सेलर अपने पर्सन को अपॉइंट करता है ऑक्शन सेल में बिना बिडर को इन्फॉर्म किए हुए, तो इसको हम कहते हैं प्रिटेंड बिडिंग, यानी प्रिटेंड बोली, मतलब आप बहाना कर रहे हैं, बहाना करके आप बोली लगा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं बिडर को, और उसके बाद भी आप अपना एक पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं बिड करने के लिए। 24 क्वेश्चन आपके सामने है। इन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू सी रूट where the seller has to put the goods on board a ship at his own expense, the contract is called. ऑप्शंस आपके सामने हैं। CIF कॉन्ट्रैक्ट, CIF कॉन्ट्रैक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, CIF कॉन्ट्रैक्ट का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग हमेशा। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो सेलर होता है उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉस्ट का भी, जो भी कॉस्ट है इंश्योरेंस का और फ्रेट का, गुड्स को पहुंचाने का, और सारा का सारा जो एक्सपेंस है वो सेलर अगर बेयर करता है तो उसको हम CIF कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो सेलर होता है वो सी रूट से अपना गुड्स भेजता है और अपने एक्सपेंस पे भेजता है, अपना खर्चा करके भेजता है, बायर तक पहुंचाता है, इसे हम FOB समझौता कहते हैं या फिर फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इन अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू सी रूट where the seller has to deliver the goods to the buyer at the port of destination, यानी कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सी रूट के द्वारा किया जाता है जिसमें सेलर बायर को गुड्स डिलीवर करता है उसके डेस्टिनेशन तक, यानी जहां उस गुड्स को डिलीवर करना है उस वहां तक डिलीवर करता है। कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। समुद्री मार्ग के माध्यम से किस समझौते में जहां विक्रेता को सामान को खरीदार को पोर्ट पर डिलीवर करना होता है, तो कौन सा ऐसा समझौता है, उस समझौते को हम कहते हैं एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो सेलर होता है उसको बायर को गुड्स डिलीवर करना होता है थ्रू सी रूट।
तो ये सारे आपके 25 क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ये सारे क्वेश्चंस इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसमें आपके पूरे सिलेबस को ही कवर कर लिया गया है। बिल्कुल बेसिक से जो आपका पहला चैप्टर है सेल्स सपोर्ट सेट में, वहाँ से क्वेश्चन को उठाया गया है और पूरा जो लास्ट चैप्टर है सेल्स सपोर्ट सेट का वहाँ तक कवर कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक वीडियो में आपको इतना पावरफुल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाए तो आपका जो 50 MCQ आने वाला है इस बार सेमेस्टर एग्जाम में, वो 50 का 50 MCQs आपको वहीं से मिलेंगे आपके सारथी बैच से। तो जो भी बच्चा अभी तक साथी ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास समय बहुत कम है, 6 जनवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं। आप सभी की शिकायतें थी कि सर यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो यूट्यूब पे सारे वीडियोस हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी भी कुछ इंटरनल कॉस्टिंग होती है, इसीलिए आप सभी लोग अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का साथी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे अपना कोर्स सर्च कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत आती है तो हमारी टेक्निकल टीम से आप सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्निकल टीम से आप सपोर्ट ले सकते हैं। और हमारे ऐप में भी हेल्प का सेक्शन दिया है, वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ।